लड़ाई जो अभी तक दो देशों के बीच में थी, ईरान इजराइल, जहां पर एरियल सुप्रीमेसी ही इस लड़ाई का मेन हथियार था, बूट्स ऑन ग्राउंड की कोई बात कर नहीं रहा था और बूट्स ऑन ग्राउंड से सब इनकार कर रहे थे। लेकिन अब ये ईरान, अमेरिका, इजराइल की जगह अमेरिका और रूस में होती हुई दिख रही है। फिलहाल संकेत जो मिल रहे हैं, हम जानते हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ था। मेजर जनरल कोचर। धन्यवाद राजीव जी। मुझे लगता नहीं है कि इसमें रशिया एंटर करेगा डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली रशिया का पूरा सपोर्ट ईरान को है। और आज जो उनके एक एम्बेसडर भी वहां पे हैं, पुतिन से मिले हैं। और उनके फॉरेन मिनिस्टर आरागची, हाँ, फॉरेन मिनिस्टर, और फिर एक स्टेटमेंट भी आई है पुतिन से, और वो ईरान की साथ है, और वो इस यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिटिसाइज किया है। अब जब आप इसको देख सकते हैं कि ये लड़ाई अभी कैसे अनफोल्ड होगी। अब न्यूक्लियर अगर आप ईरान का खत्म करना चाहते हैं तो आप बेशक उनकी न्यूक्लियर साइट के ऊपर वार कर सकते हैं, पर वो कुछ सालों के बाद दोबारा से उभर के आ जाएंगी। मेन चीज है कि वहां की जो लीडरशिप है और जो सोच है उस लीडरशिप की, आपको उसको बदली करना है। और एक न्यूक्लियर साइट से आपका मकसद पूरा नहीं होता है। और अगर मैं इस आर्गुमेंट को आगे लेके जाता हूं तो खुमैनी को अभी जो एलिमिनेट करने का आई थिंक प्लान बन रहा है, और खुमैनी अंडरग्राउंड हो चुके हैं, वो कहीं पर भी बाहर अभी इसको नजर नहीं आते ईरान में। आप और ईरान मीडिया को भी अगर फॉलो करते हैं, वहां से भी खबर ये है कि वो एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में छुपे हुए हैं। और जब तक आप उनकी लीडरशिप को चोट नहीं पहुंचाएंगे, बेशक आप ईरान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज आपने उनके एयर बेसिस पे अटैक किया, आज आपने उनके हवाई जहाज ग्राउंड पे खत्म कर दिए हैं, आपने फर्दों के ऊपर आपने दोबारा से अटैक किया है। आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले कर सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास कैपेबिलिटी है। पर आने वाले वक्त में आप कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है जब तक ये आपकी हुकूमत ईरान में जो इस टाइप की हुकूमत है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे न्यूक्लियर इसको वेपन अपना बनाने से। और एक बाहर की ताकत ईरान जैसे देश में रिजाइम चेंज नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो कैलकुलेशन है, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है इसको नेतन्याहू की और ट्रम्प की, ये वर्क शायद नहीं करेगी। और प्रॉब्लम अभी यहाँ पे आ रही है कि ये लड़ाई और एस्केलेशन में बढ़ रही है। और एक टाइम आएगा, आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो जाएगा, और उससे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी उसको फर्क पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या गारंटी है कि आपके जो बेसिस हैं वहां पे वो ईरान उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। जब आप इसको बिल्ली को इसको घेर लेते सारी तरफ से, तो वो तो आपको रिटेलिएट अपना करेगी करेगी। तो इस टाइप का जो रिटेलिएशन, अगर हम इसको मरेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे, तो इस टाइप की चीज दिखाई दे रही है मुझे। बिकॉज जो इस मकसद से ये लोग निकले हैं, इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और हो सकता है इनका मकसद कुछ और हो, बिकॉज ऑयल से भी रिलेटेड मकसद है कि ईरान जिस तरीके से एक मार्केट को कैप्चर कर रहा था ऑयल की, और अमेरिकन ऑयल कोई खरीद नहीं रहा था, और ईरान का ऑयल सस्ता था अमेरिकन ऑयल से, तो और इसको ईरान उसको डॉलर में भी नहीं बेच रहा था, वो देश की अपनी जो एक्सचेंज करेंसी है उसके हिसाब से काम कर रहा था। तो ये भी एक मकसद हो सकता है कि ईरान एक चोट पहुंचा रहा था। मतलब सर, आपको लगता है कि रूस और अमेरिका भी सामने नहीं आने वाले? मुझे नहीं लगता, बिकॉज रूस काफी कमजोर हो चुका है,
और अगर रूस को मिसाइल्स और हथियार उसको खुद ही जरूरत है उसकी, जी। और वो चाइना से ले रहा है आज की डेट में, चाइना भी उसको मिसाइल्स सप्लाई कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा हेल्प ज्यादा रशिया हेल्प कर अभी पाएगा। ईरान की इससे लड़ाई में इससे अब दे इससे इससे बेहतर कि वो जुबानी जमा खर्च करे और हम आपके साथ हैं। हालांकि रूस और ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया था कुछ साल पहले। अभी फिलहाल उस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट की क्या जगह है कुछ इस बारे में पता नहीं, लेकिन बड़ी खबर का रुख करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं इस चर्चा में। ईरान की इविन जेल पर भी इजराइल ने हमला किया है।